आज जो है हम लोगों ने पहले वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में पढ़ा था और उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी किया था। एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है मैथमेटिकल इंडक्शन का, वो मैं करा देता हूँ। जिसमें दिया गया है 3 + 3 3, ये आपके बुक का ही एक एग्जाम्पल है, प्लस शो ऑन 3 3 so on 3 is equal to 10 to the power n plus 1 minus 9n minus 10 upon 27। तो इस क्वेश्चन को प्रूव करना है, प्रूफ बाय मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड। मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड, हमको मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से करना है। पहली बात, इस क्वेश्चन में खास बात क्या है कि जो नेक्स्ट टर्म है प्रीवियस टर्म में क्या डिफरेंस है, एक्स्ट्रा एक 3 है। अब जैसे ये जनरल है, nth टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड है, थर्ड है और ये nth टर्म है। अब nth टर्म है तो रीजनिंग करिए। फर्स्ट टर्म में सिंगल 3 है, सेकंड टर्म में 2 3 है, थर्ड टर्म में 3 3 है और nth टर्म में कितने 3 होंगे, 3 n 3 होंगे। तो इस तरह से रीजनिंग करके हम लोग चीज़ों को समझ सकते हैं और इसको मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से ही हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पे LHS अगर आप लेके चलते हैं तो LHS में देखिए जो भी चीज़ है एज इट लिख देना है। सॉरी, हमें LHS नहीं लिखना अभी, LHS बाद में आएगा। प्रूफ में हमें क्या करना, बेस स्टेप। बेस स्टेप में हमें क्या करना है, फॉर n = 1 देखना है ये ट्रू है कि नहीं ट्रू है। तो n = 1 LHS कितना बनेगा, LHS = 3 होगा, क्योंकि n = 1 मतलब फर्स्ट टर्म केवल कंसीडर करना है अप टू फर्स्ट टर्म। n = 2 लेंगे तब टू सेकेंड टर्म, n = 3 लेंगे तब टू थर्ड टर्म, अगर n = n लेंगे तब टू nth टर्म। तो LHS = फर्स्ट टर्म है लेना है, तो यानी कि 3 हो गया केवल। RHS कितना आएगा, RHS = 10 to the power 2, 1 + 1 = 2 minus 9 into 1 9 minus 10 upon 27, n की जगह पे 1 पुट कर दिया गया। तो 100 minus 19 = 81, 81 upon 27 = 3। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि LHS और RHS दोनों सेम है। Since LHS = RHS, hence it is true for n = 1। इस नाते ये n = 1 के लिए ट्रू हो गया। अब इसके बाद हम लोग हाइपोथेसिस स्टेप की बात करेंगे। हाइपोथेसिस स्टेप में क्या रहता है कि हम किसी एक वैल्यू, जनरल वैल्यू के लिए ट्रू सपोज करते हैं। लेट इट इज ट्रू फॉर n = k। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा जो कि हम आगे चल के इंडक्टिव स्टेप में यूज कर सकें। तो 3 + 3 3 प्लस, मतलब अप टू kth टर्म तक जाना है। तो अप टू kth टर्म तक जाना है तो यानी कि लास्ट टर्म में कितने 3 रहेंगे, k3 रहेंगे। ठीक है, ये टोटल जो 3 है वो कितने हैं, k3 हैं। = 10 to the power k + 1 minus 9k minus 10 upon 27। तो ये ध्यान देना है, ये kth 3 है। अब इंडक्टिव स्टेप में हमें इसी के वैल्यू को, जो ये
हाइपोथेसिस स्टेप में हम लोग जो डेटा मिलता है, जो एज्यूम करते हैं, उसकी वैल्यू इससे रिप्लेस की जाती है इंडक्टिव स्टेप में। तो इंडक्टिव स्टेप में for n equal to k plus 1, we have to prove that we have to prove that 3 plus 3 3 plus so on थ्री 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 के टाइम्स लिख देना, इससे क्लियर रहे, के टाइम्स प्लस 3 3 3 सो ऑन के प्लस 1 टाइम्स इज इक्वल टू, हमें प्रूफ क्या करना रहेगा, 10 to the power k plus 2 इक्वल टू, हमें प्रूव करना रहेगा 10 to the power k plus 2 minus 9 into k plus 1 minus 10 upon 27, ये हमको प्रूव करना रहेगा। तो अगर इतने के इक्वल ये ला दिए, LHS से चल के RHS ला दिए तो प्रूफ हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग LHS लेके चलेंगे। LHS is equal to 3 plus 3 3 plus 3 3 3 plus so on 3 3 k times plus 3 3 so on k plus 1 times is equal to, इसी ये वैल्यू जो है आपकी k टाइम्स तक वाली जो यहाँ पे है, इसकी वैल्यू हमें वहाँ रिप्लेस करनी रहेगी ये वाली। तो ये इक्वल टू हो जाएगा 10 to the power k plus 1 minus 9k minus 10 upon 27 plus 3 3 3 so on k plus 1 times। अब ये यहाँ पे थोड़ा सा हमें मैनिपुलेशन करना है, दिमाग लगाना है। अभी आप देखिए एक छोटा सा एग्जांपल, मान लीजिए 3 times 3 लिखा हो, तो इसको क्या कर सकते हैं, अगर हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दें और 3 का डिवाइड कर दें तो ऐसे हो जाएगा, मतलब 9 9 अपॉन 3 हो जाएगा। अब इसमें अगर हम 1 ऐड करके 1 माइनस कर दें तो क्या मिल रहा है, 10 to the power 3 minus 1 अपॉन 3 मिल रहा है। तो इसी तरह का कॉन्सेप्ट वहाँ पे यूज़ करना है। एक छोटा सा एग्जांपल लेके आप पहले अपने आप को निश्चिंत कर लें कि हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, वेरिफिकेशन कर लें। तो यहाँ पे k plus 1 है, तो यहाँ पे 10 to the power k plus 1 बनेगा। बहुत सिंपल था, 3 का मल्टीप्लाई किया, 999 अपॉन 3 हुआ। न्यूमरेटर में ही आपने 1 ऐड किया, 1 माइनस किया, तो ये 1000 हो गया। जितने 3 थे उतना पावर 10 रेज हो गया, माइनस 1 अपॉन 3। तो उसी कॉन्सेप्ट से आप इसको 10 to the power k plus 1 माइनस 9k माइनस 10 अपॉन 27 प्लस ये हो जाएगा हमारा 10 to the power k plus 1, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, इसको रेफरेंस मान के समझ में आ जाएगा आपको, माइनस 1 अपॉन 3। लेकिन अभी देखिए क्या दिक्कत है, यहाँ पे डिनोमिनेटर 27 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर 3 है। तो दोनों को अगर सिंक्रोनाइज किया जाए, सेम किया जाए, तो 27 और 10 to the power k plus 1 माइनस 9k माइनस 10 प्लस 9 इंटू 10 to the power k plus 1 माइनस 9 का मल्टीप्लाई हो गया, और इसका भी 27 9 9
9 का यहाँ मल्टीप्लाई, 9 का यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ 27, उसके बाद डिनोमिनेटर सेम हो गया तो एक साथ कर लिए। अब आप देखिए जो सिमिलर कुछ दिखे उनको एक साथ कर ली, जैसे ये 10 टू द पावर k+1 है, यहाँ पे भी 10 टू द पावर k+1 है। 10 टू द पावर k+1 है तो समझने में थोड़ा सा दिक्कत लगता है। अगर इसको थोड़ी देर के लिए x मान लिया तो ये x है और ये 9x है, x + 9x 10x हो जाएगा, यानी कि 10 × 10 पे पावर k+1 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे दोनों 9 कॉमन लेके k+1 लिख सकते हैं और यहाँ पे 10 है ही अपॉन 27। तो आप देखिए जो जरूरत की चीज थी वो आ गई, 10 पे पावर k+2 माइनस 9 × k+1 माइनस 10 अपॉन 27 इज इक्वल टू RHS। तो अब आपका इंडक्टिव स्टेप भी प्रूफ हो गया, यही ले आना था वो आ गया। तो इसलिए यहाँ पे कमेंट लिख दे रहे हैं, हेंस इट इज ट्रू फॉर n = k+1 आल्सो, हेंस प्रूफ, क्योंकि तीनों स्टेप आपके हो गए इस नाते ये प्रूव्ड हो गया। तो बहुत कठिन नहीं है ये, बस थोड़ी सी रीजनिंग आनी चाहिए। अगर रीजनिंग आप सही से कर ले जाएंगे तो इसको प्रूव कर ले जाएंगे, बस ये एक कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो एक छोटा सा वैल्यू लेके आप वेरीफाई पहले कर लिया करिए जिससे दिक्कत ना हो। तो पहला स्टेप था n = 1 के लिए आपने चेक कर लिया ट्रू है कि नहीं ट्रू है। उसके बाद जब ये ट्रू हो गया तो हाइपोथेसिस स्टेप में एज्यूम कर लेते हैं एक जनरल वैल्यू के लिए। हमेशा ध्यान देना चाहिए कि इंडक्टिव स्टेप में यही हाइपोथेसिस का डेटा यूज होता है। LHS वाली जो वैल्यू होती है वो नज़र आएगी, LHS वाली चीज़ नज़र आ रही है, देखिए यहाँ पे LHS पूरा नज़र आता है यहाँ पे, लेकिन उस LHS को RHS से रिप्लेस करना रहता है, इस LHS के इस RHS से रिप्लेस करना रहता है। तो वही काम जब तक आप नहीं करोगे तब तक इंडक्शन जैसी बात नहीं होगी। इसी नाते इसको इंडक्टिव स्टेप कहा जाता है कि इसी से ये प्रेरित है, ठीक है। तो ये डेटा हमें वहाँ यूज ही करना रहता है, इसको डायरेक्ट रिप्लेस करना रहता है और फिर दोनों कंबाइन करके आउटकम ले आना रहता है, तब जाके प्रूफ होता है। इसमें यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ था कि ये कैसे मैनिपुलेट होगा। तो इसमें एक छोटा सा एग्जांपल लेके देखा गया कि अगर 3 × 3 3 है तो उसमें 3 का मल्टीप्लाई करके 9 9 9 करके 1 ऐड किया गया, 1 माइनस किया गया, तो ये आउटकम आया, जनरलाइज किया गया, जितने 3 थे उतना 10 टू द पावर रेज हो गया। तो उसी तरीके से आप जब यहाँ पे कंफर्म हो गए तो सीधा डायरेक्ट 10 टू द पावर k+1 - 1/3 लिख दिए। कैसे हुआ क्या हुआ वो एग्जामिनर समझ जाएगा। अगर आपको मन हो तो एक स्टेप ये वाला बढ़ा सकते हैं कि 3 का मल्टीप्लाई करके दिखा दीजिए 9999 करके अपॉन 3, तो उसके बाद 10 पे पावर करके तब ये वाला दिखाइए, ये वाला स्टेप। लेकिन इतना भी कर देंगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि बिना किसी को आए ये सब कर ही नहीं पाएगा। तो ये आपका अलग एक इंडक्शन मेथड से था जो कि इस तरह से प्रूफ होगा। अब इसके बाद एक कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से जो प्रूफ होते हैं उस पर एक क्वेश्चन करा दे रहे हैं, वो भी एग्जाम में आता है। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में हम लोग, और कॉन्ट्रा पॉजिटिव मेथड भी होता है, वो आप प्रेडिकेट लॉजिक वगैरह प्रोपोजिशन जब पढ़ेंगे तब उसमें पढ़ाया जाएगा। तो प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड मतलब जो चीज़ इसमें कुछ हम एज्यूम कर लेते हैं और वो बाद में कॉन्ट्राडिक्ट कर जाता है। आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, जैसे एक क्वेश्चन है कि प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर। तो
इस तरह के प्रूफ में ठीक उल्टा एज्यूम करते हैं, इरेशनल का ठीक उल्टा रेशनल होता है। तो लेट यहां आप सपोज कर लेंगे लेट √2 इज रेशनल नंबर। अब अगर रेशनल नंबर है तो इसको हम लोग P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, हेंस P/Q हो जाएगा √2 इक्वल टू, जहां पे P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर एंड P एंड Q है नो कॉमन सच डैट लिख दे रहे हैं, जिससे ये लगे कि हमने ऐसा एज्यूम किया, सच डैट P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर। इनके मतलब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ये हम लोगों ने एज्यूम कर लिया। यही चीज बाद में जाके कॉन्ट्रडिक्ट कराएगी, ये जान लीजिए, क्योंकि P/Q इंटीजर है, इसके पास ऐसी कोई एट्रीब्यूट नहीं है। जब तक ये एट्रीब्यूट आप नहीं लेंगे, वही एट्रीब्यूट लिया है हमने, ऐसा P/Q लिखा ही कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। जैसे आप लिखते हैं 7/3, तो 7/3 को आप 14/6 भी लिख सकते हैं, 21/9 भी लिख सकते हैं, ऐसे सो बहुत सारे हैं, लेकिन दिस इज सिंपलेस्ट फॉर्म। हमने इसी तरह का सिंपलेस्ट फॉर्म लिया है यहाँ पे √2 के लिए, कि जिससे इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो। तो कॉमन फैक्टर नहीं है क्योंकि वही हमारी ताकत बनेगी, उसी के बल पे ये आगे चल के कॉन्ट्रडिक्ट करेगा। तो अगर नहीं एज्यूम करोगे तो नहीं हो पाएगा। तो ये चीज हमें ध्यान में रखना है कि क्या ताकत यूज करना है। तो यहां से दोनों तरफ अगर स्क्वायर करें, हेंस हो जाएगा ये 2 इक्वल टू P²/Q²। तो P² इक्वल टू 2Q² हो गया। अब यहाँ पे थोड़ी सी खूबसूरती ये है, अगर आप देखेंगे कि अगर ये एक नंबर है जो 2 का मल्टीपल है, यानी कि P² 2 का मल्टीपल है, यानी कि P² इज मल्टीपल ऑफ या हैव फैक्टर 2। इसके पास दो फैक्टर, क्योंकि P² इक्वल 2 इंटू Q² लिखा, Q आपका इंटीजर है तो Q² भी आपका एक इंटीजर होगा। Q को आपने इंटीजर सपोज किया तो Q² भी इंटीजर होगा, तो इंटीजर इंटू इंटीजर यानी कि ये फैक्टर हो गया। अब यहाँ पे अगर आप देखें, हेंस क्या होगा, P आल्सो हैव कॉमन फैक्टर 2। अब ये बात समझना है कि ये कैसे इम्प्लीकेशन आ गया इसका इम्प्लीकेशन ये कैसे आ गया। तो यही सब एग्जाम्पल्स आप रखे रहेंगे दिमाग में तो आपको मदद मिलेगा। जैसे अगर आप कोई भी एक इंटीजर लीजिए, जैसे 6 लिया, 6 का स्क्वायर करिए, तो 6 को आप 2 इंटू 18 लिख सकते हो। तो 6 स्क्वायर में देखिए 2 फैक्टर है, लेकिन उसका इम्प्लीकेशन क्या हुआ कि 6 में भी 2 फैक्टर आप चेक कर सकते हैं। 6 के अंदर भी 2 फैक्टर है, 6 स्क्वायर के अंदर अगर है तो 6 के अंदर है। अगर आप कोई भी इंटीजर आप ले लीजिए, अगर आप 4 ले लिया, 4 स्क्वायर, इसको 2 इंटू 8 लिख सकते हैं। तो 2 4 स्क्वायर का फैक्टर है, तो 2 अकेले नहीं 4 स्क्वायर के अंदर होगा, 4 के अंदर भी होगा। ये किसी के साथ भी है। जैसे अब अगर आप 7 स्क्वायर 9 स्क्वायर अगर आप कर लीजिए, 9 स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू 27, तो यहाँ पे 9 स्क्वायर का फैक्टर 3 है, तो ये जानिए कि 3 9 का भी फैक्टर होगा, क्योंकि उसी में से ही बनता है। आप 6 स्क्वायर मतलब 6 इंटू 6 है, तो 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, ये 2 कहीं से पैदा नहीं होता है। एक 2 आपने कॉमन ला के दिखा दिया, दूसरा 2 हिडन है, तो वो 6 हर 6 के अंदर 2 छिपा हुआ है। तो ये इम्प्लीकेशन आपको रखना है। हेंस आपका क्या हो जाएगा, P अगर P के अंदर P हैव कॉमन फैक्टर 2, तो इस नाते हम P को लिख सकते हैं 2n, यम लिख लीजिए,
फॉर सम इंटीजर m, m जहाँ पे एक इंटीजर है, तो इसका मतलब अब यही 2m आप वहाँ पुट कर दीजिए, पुट दिस m p वैल्यू ऑफ p इक्वल 2m इन इक्वेशन 1। तो अगर आप पुट p इक्वल टू 2m इन इक्वेशन 1, तो जब आप इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, p स्क्वायर की जगह पे 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे आप, देखिए इसको q स्क्वायर इज इक्वल टू अगेन आपको 2m स्क्वायर मिल जाए, क्योंकि 2 2 जा 4 और 1 2 4, ये 2 से कट जाएगा। तो फिर वही कहानी दोहराई गई, q हेंस q हैव कॉमन फैक्टर, q स्क्वायर हैव कॉमन फैक्टर, सॉरी ये भी कॉमन फैक्टर नहीं फैक्टर लिखना चाहिए था, यहाँ गड़बड़ हो गया। p हैव फैक्टर 2, p स्क्वायर है फैक्टर 2, हेंस p आल्सो है फैक्टर 2। कॉमन अभी नहीं बात करेंगे क्योंकि हमें एक ही की बात कर रहे हैं, p आल्सो है कॉमन फैक्टर 2। तो q स्क्वायर है फैक्टर 2, हेंस उसी तरीके से q है फैक्टर 2। अब आपने क्या एज्यूम किया था कि नो कॉमन फैक्टर। अब आप दोनों स्टेटमेंट को देखिए, इस स्टेटमेंट को और इस स्टेटमेंट को, ये दोनों स्टेटमेंट मिला के क्या मिल रहा है, हेंस p एंड q हैव, हेंस p एंड q हैव कॉमन फैक्टर 2, hence contradict, hence रूट 2 इज इरेशनल नंबर। जो आपने एज्यूम किया वो गलत एज्यूम किया था, उसका ठीक उल्टा हो गया है। और इस तरीके से कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से ये प्रूफ होता है। तो कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से प्रूफ करने के लिए क्या देखें आप, जो चीज एज्यूम करते हैं वही कॉन्ट्रडिक्ट करा देना रहता है, और कॉन्ट्रडिक्ट जब हो जाएगा तो प्रूफ हो जाएगा। तो इसमें जो मेन चीज था, ये चीज दिमाग में रहे कि कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर हमें लेना रहेगा और उसी कॉमन फैक्टर को स्ट्रेंथ बना के हम कॉन्ट्रडिक्ट कराएंगे। और ये लॉजिक समझ में होना चाहिए कि p स्क्वायर के अंदर 2 फैक्टर दिख रहा है, तो ये जानिए अगर किसी परफेक्ट स्क्वायर के अंदर कोई पर्टिकुलर इंटीजर फैक्टर है तो जिसका वो परफेक्ट स्क्वायर है उसका भी फैक्टर है। यही बात आपको दिमाग में रखनी रहेगी, ये पॉइंट, और यही वैल्यू आप एज्यूम करेंगे, फिर पुट करेंगे, फिर वही q के साथ भी हो जाएगा और इस तरीके से प्रूफ हो जाएगा। तो ये यूनिट आपका फर्स्ट यूनिट का वीडियो जितना भी बनना था हमने बना दिया, फर्स्ट यूनिट के वीडियो कंप्लीट हो गए। इसके बाद सेकंड यूनिट हम लोग शुरू करेंगे, वीडियो बनाएंगे हम सेकंड यूनिट का आप लोगों के लिए। और सेकंड यूनिट बेस्ड ऑन है ग्रुप थियरी। ग्रुप थियरी मॉडर्न अलजेब्रा का ही पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर पे बेस्ड ऑन है। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में एक सेट होता है और एक ऑपरेटर होता है। तो सेट और ऑपरेटर ये दोनों चीज़ें लेकर पूरा समझा जाता है। तो उसके अंदर हम लोग जो पढ़ते हैं वो ऑपरेशन पढ़ते हैं। ऑपरेशन आपका बाइनरी ऑपरेशन होता है, बेसिकली हम लोग बाइनरी ऑपरेटर यूज़ करते हैं। और उसमें क्लोजर लॉ पहले डिस्कस होता है, एसोसिएटिव लॉ होता है, इनवर्स लॉ होता है, आइडेंटिटी लॉ होता है, कम्यूटेटिव लॉ होता है। ये लॉ होते हैं 5, और उसके बेसिस पे ग्रुप स्ट्रक्चर को अलग अलग, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को हम लोग अलग अलग नाम देते हैं। अब उसी में से ये जो 4 प्रॉपर्टी हैं कम्यूटेटिव छोड़ के, जिसमें मतलब क्लोजर, एसोसिएटिव, इनवर्स लॉ, आइडेंटिटी लॉ, अगर ये 4 केवल फॉलो करता है तो वही अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हमारा ग्रुप नाम दिया जाता है। अगर कम्यूटेटिव भी फॉलो करता है तो ग्रुप का एक स्पेसिफिक नाम हो जाता है अबेलियन ग्रुप।
तो ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे अगले यूनिट में। लेकिन फर्स्ट यूनिट में हम लोगों ने जो जो चीज़ें पढ़ी उसमें सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट पढ़ा। सेट थ्योरी से बात आगे जब बढ़ी, सेट थ्योरी का डिफिनीशन पढ़ने, रिप्रेजेंटेशन पढ़ने के बाद सेट रिप्रेजेंटेशन जैसे सेट बिल्डर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, जिसको रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं हम लोग, ये सब पढ़ने के बाद हम लोग आए जब आगे बढ़े तो कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़े। कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ने के बाद जब आपने सेट पढ़ा, सेट में आपने रिप्रेजेंटेशन पढ़ा और कुछ उसके न्यूमेरिकल्स भी आपने पढ़े। अब न्यूमेरिकल्स में आपने बीन डायग्राम पढ़ा। बीन डायग्राम पढ़ने के बाद आप लोगों ने कुछ प्रूफ भी इसमें पढ़ा कि दो सेट कब इक्वल होते हैं, जब A इक्वल टू, जैसे B दो सेट हैं दोनों इक्वल हैं, ये तब होता है जब इस तरह की बात हो जाए, B सबसेट ऑफ A सबसेट ऑफ B। ये सब पढ़ने के बाद आप लोग अगला जो पढ़े वो कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़े। कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी आप लोगों ने ऑर्डर्ड पेयर के बारे में पढ़ा। क्योंकि यही इसके एलिमेंट होते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में। A क्रॉस B दो सेट लेके अलग अलग भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। ऑर्डर्ड पेयर के बाद आप लोगों ने इसमें प्रूफ भी पढ़ा था और ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा उसके बाद रिलेशन जो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। और रिलेशन में आप लोगों ने रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो मुख्य रूप से पढ़ा, रिफ्लेक्सिव, इररिफ्लेक्सिव, नॉन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव फाइनली पढ़ा। ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ा रिलेशन की। उसके बाद इसी रिलेशन का सबसेट होता है फंक्शन। फंक्शन आपने पढ़ा। फंक्शन में आप लोगों ने पढ़ा जो फंक्शन के टाइप हैं, 1-1 मतलब 1 to 1, many to 1, into, onto, बाइजेक्टिव। 1-1 को हम लोग इंजेक्टिव भी कहते हैं, ये नाम याद रखना जरूरी है, और onto को सर्जेक्टिव भी कहते हैं। इन्हीं दोनों को कंबाइन करके ये बाइजेक्टिव बनता है। जो भी फंक्शन 1-1 की कंडीशन और onto दोनों को फॉलो करता है वो बाइजेक्टिव होता है। और बाइजेक्टिव फंक्शन का ही इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करता है, मतलब सारे फंक्शन के इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो जो भी बाइजेक्टिव फंक्शन होता है उसी का सिर्फ इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करता है, ये बात ध्यान में रखनी है। उसके बाद आप लोगों ने मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ा। मैथमेटिकल इंडक्शन पे बेस्ड ऑन क्वेश्चंस मैंने कराए कई, इस वीडियो में भी मैंने कराया है 2 क्वेश्चन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन के बाद आप लोगों ने पढ़ा कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूफ। तो ये मेथड ऑफ प्रूफ सब हैं, ये सब मेथड ऑफ प्रूफ्स हैं। कॉन्ट्रापॉजिटिव से आगे चल के पढ़ेंगे हम लोग मेथड ऑफ प्रूफ्स। कॉन्ट्रापॉजिटिव का प्रूफ आगे चल के पढ़ेंगे।
तो ये फर्स्ट यूनिट के कंटेंट थे जो वीडियो में हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही।